सुबह आपकी नींद खुले। नींद खुलते ही अधिक संभावना है कि आप अपना फोन देखें। फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशंस और मैसेजेस आए हुए हैं। आपको पर्सनल, प्रोफेशनल और यहाँ तक कि अननोन लोगों तक के मैसेजेस आए हुए हैं। अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर ढेरों नोटिफिकेशंस हैं। कुछ पोस्ट्स हैं जिन पर आपको मेंशन करके कमेंट किया जा रहा है। कमेंट्स अश्लील हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। और अब आपको कॉल्स आना शुरू हो गए और इन सब के बीच आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि आपकी फोटो उठाकर किसी दूसरी न्यूड यानी नंगी फोटो के साथ लगा दी गई। यानी चेहरा आपका और नंगा बदन किसी और का। और ये इतनी बारीकी से किया गया है कि ऐसा लगता है कि ये आपकी ओरिजिनल फोटो है। सिर्फ इतना ही नहीं, हुआ ये भी है कि आपकी फोटो और आपकी आवाज भी किसी ऐसी जगह लगा दी गई है जहां आपसे कुछ ऐसा बुलवाया जा रहा है जो आपने कभी कुछ बोला ही नहीं। ऐसा होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है यदि आप महिला हैं। ऐसा होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है यदि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अपना मत, अपना ओपिनियन बहुत स्पष्टता से रखती है और संभवतः आपको विरोधों का सामना करना पड़ता है। मैं ये मुद्दा क्यों लेकर आ रहा हूं? डीप फेक और एआई का इस तरह का इस्तेमाल तो होता आ रहा है और शायद हम सब इससे अवगत भी हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज या नेताओं के खूब मीम्स बनते हैं और हम सब खूब एंजॉय करते हैं, शेयर भी करते हैं। मुद्दा इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बेहद संवेदनशील है और हाल में ही यूनाइटेड नेशंस विमेन का एक आर्टिकल आया। इसका शीर्षक है व्हेन जस्टिस फेल्स, व्हाई विमेन कांट गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एआई डीप फेक अब्यूज। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक्स ऐसे एआई द्वारा बदले गए इमेजेस, ऑडियो या वीडियो होते हैं जिनसे ऐसा लगता है या ऐसा कराया जाता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा या किया है, जबकि वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया होता। ये एक तकनीक है जो स्वयं नई नहीं है, लेकिन महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ इसके दुरुपयोग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत नया है और ये तेजी से बढ़ भी रहा है। यूएन विमेन के इस आर्टिकल के अनुसार 2023 की एक रिपोर्ट से पता चला कि ऑनलाइन उपलब्ध सभी डीप फेक वीडियोस में से 98% डीप फेक पोर्नोग्राफी थे और उनमें से 99% में महिलाओं को दर्शाया गया था। और 2023 में डीप फेक वीडियो 2019 की तुलना में लगभग 550% अधिक प्रचलित थे और इन्हें बनाने के लिए टूल्स बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और आमतौर पर मुफ्त हैं और इसके लिए बहुत कम टेक्निकल एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। एक बार पोस्ट होने के बाद एआई जनरेटेड कंटेंट को अनगिनत बार दोहराया जा सकता है, प्राइवेट डिवाइसेस में सेव किया जा सकता है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी किया जा सकता है, जिससे ऐसा कंटेंट पूरी तरह से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। हाल ही में एक चर्चित मामले में ब्रिटेन की पत्रकार डेजी डिक्सन ने दिसंबर 2025 में एक्स पर अपनी एआई जनरेटेड सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस पाई, जो प्लेटफॉर्म के अपने ग्रोक एआई टूल का उपयोग करके बनाई गई थी। प्लेटफॉर्म को इस फंक्शन को जियो ब्लॉक करने में कई दिन लग गए, जबकि दुरुपयोग फैलता रहा है। आप सोच सकते हैं कि यह कितना ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा डिक्सन के लिए। यह आर्टिकल आगे कहता है कि कुछ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डीप फेक का दुरुपयोग तथाकथित ऑनर बेस्ड क्राइम्स यानी इज्जत के नाम पर होने वाले अपराधों के लिए ऑनलाइन कैटलिस्ट का काम कर सकता है, जो कि महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक शारीरिक हिंसा या यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकता है। मतलब किसी महिला के प्रति खुन्नस है क्योंकि उसने तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया या तुम उसको नहीं पसंद करते,
तो जाकर उसकी फोटोज के साथ छेड़छाड़ करके इंटरनेट पर डाल दिया। इससे घटिया मानसिकता और कायराना हरकत और क्या ही हो सकती है। लेकिन बधाई हो, हमारी तथाकथित सिविलाइज्ड सोसाइटी ऐसा कर रही है। मुझे लगता है कि जानवर हम इंसानों से बेहतर हैं। उन्हें सेक्स करना होता है तो कर लेते हैं, नहीं करना होता तो नहीं करते। उनमें न परिवार बनाने की होड़ है, न लॉयल्टी का झूठा ढोंग रचने की जरूरत है, और न ही किसी को बदनाम करने की सनक। न कोई इज्जत, न कोई बदनामी। लेकिन मनुष्यों ने कपड़ा पहनना सीख लिया है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार यूएसए में डीप फेक के आधे से अधिक पीड़ितों ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। यह सिर्फ इंटरनेट तक सीमित समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक संकट है। यूनिसेफ, ECPAT और इंटरपोल द्वारा 11 देशों में किए गए एक स्टडी में कम से कम 12 लाख बच्चों ने खुलासा किया कि पिछले वर्ष उनकी तस्वीरों को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट डीप फेक वीडियोस में मैनिपुलेट किया गया था। कुछ देशों में यह आंकड़ा हर 25 बच्चों में से एक बच्चे का है, जो एक सामान्य क्लासरूम में एक बच्चे के बराबर है। बच्चे खुद इस जोखिम से भली भांति परिचित हैं। स्टडी में शामिल कुछ देशों में लगभग 2/3 बच्चों ने कहा कि उन्हें चिंता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फेक सेक्सुअल इमेजेस या वीडियो बनाया जा सकता है। इसी विषय पर मैंने द गार्डियन का एक आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल का शीर्षक है द चिलिंग इफेक्ट, हाउ फियर ऑफ न्यूडिफाई एप्स एंड AI डीप फेक्स इज कीपिंग इंडियन विमेन ऑफ द इंटरनेट। इस आर्टिकल का उद्देश्य ही ये बताता है कि कैसे डीप फेक से महिलाओं की सेक्सुअल इमेजेस बनाकर उन्हें इंटरनेट पर अवेलेबल रहने से हतोत्साहित किया जा रहा है। हाल के सालों में AI टूल्स के उपयोग और परीक्षण के लिए भारत एक बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। भारत ओपन AI का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। कायदे से ये एक अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों कर रहे हैं? ऑनलाइन अब्यूज के पीड़ितों के लिए देशव्यापी हेल्पलाइन चलाने वाली संस्था रति फाउंडेशन द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट से पता चला कि AI के बढ़ते उपयोग ने महिलाओं को परेशान करने का एक नया और शक्तिशाली तरीका तैयार कर दिया है। रति फाउंडेशन और भारत के सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं को कम करने के लिए काम करने वाली कंपनी टैटल द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले 3 वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि AI द्वारा निर्मित अधिकांश कंटेंट का उपयोग महिलाओं और जेंडर माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए किया जाता है। पब्लिक स्फीयर में एक्टिव भारतीय महिलाओं के इमेजेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स द्वारा हेरफेर किए जाने के कई चर्चित मामले सामने आए, जैसे बॉलीवुड सिंगर आशा भोसले, जिनकी शक्ल और आवाज को AI का उपयोग करके क्लोन किया गया और YouTube पर सर्कुलेट किया गया। राजनीतिक और पुलिस भ्रष्टाचार की जांच के लिए जानी जाने वाली पत्रकार राणा अय्यूब पिछले साल डॉक्सिंग अभियान का शिकार हुई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी डीप फेक सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस सामने आई। इन घटनाओं ने एक व्यापक बहस छेड़ दी, जिसमें भोसले जैसी कुछ हस्तियों ने अपनी आवाज या इमेजेस पर कानूनी अधिकार के लिए सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। हालांकि इस बात पर कम चर्चा होती है कि ऐसे मामलों का आम महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो ऑनलाइन जाने को लेकर तेजी से अनिश्चित महसूस कर रही हैं। मतलब महिलाएं इंटरनेट पर नहीं आना चाहती, सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं रहना चाहती। टैटल की को-फाउंडर तरुणिमा प्रभाकर कहती हैं, ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना करने का नतीजा असल में खुद को चुप करा लेना या ऑनलाइन कम सक्रिय हो जाना होता है। उनके संगठन ने भारत भर में 2 साल तक फोकस ग्रुप्स का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश की कि डिजिटल अब्यूज समाज को कैसे प्रभावित करता है। वो कहती हैं, हमने जिस इमोशन की पहचान की है वो है फटीग यानी थकान, और उस थकान का नतीजा ये भी होता है कि आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। ये AI जनरेटेड डीप फेक सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस वाली बात कुछ इस सोच से मेल खाती हुई नहीं दिख रही क्या, कि महिलाओं को घर रहना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए, बच्चे पालने चाहिए, पति और परिवार की सेवा करनी चाहिए। और आजकल के हमारे जितने नए नए बाबा लोग प्रकट हो रहे हैं, वो भी इसी स्तर की बातें करते हुए दिखते हैं। पति तो तुम्हारा भगवान है, संत के भी दर्शन की इच्छा हो तो पति की सहमति के बगैर मत जाना।
और पता नहीं क्या क्या। एक तथाकथित ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें भी महिलाओं के प्रति ऐसी ही सोच दिखती है। कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। 9th चैप्टर 3rd श्लोक, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थिगरे पुत्र न स्त्री स्वातंत्र महर्ति। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करते हैं, इसलिए स्त्री को स्वतंत्र रहने योग्य नहीं माना गया। फिर से सुनिए, स्त्री को स्वतंत्र रहने योग्य नहीं माना गया। और बताता हूं, स्वभाव एव नार्याणाम नाराड मह्य दूषणम। फिर से गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अर्थ है स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को भ्रष्ट करने वाला माना गया। आम बोलचाल की भाषा में भी लोग ऐसे ही बात करते हैं ना, करियर बनाना है तो लड़की से दूर रहना, स्त्री माया है, स्त्री नरक का द्वार है, बोलते तो हैं। देख लीजिए वो सब कहां से आ रहा है। ये सोच नर्चर की गई है, विकसित की गई है, और हमें पता भी नहीं होता कि हम ये जो बातें मजाक में कर रहे हैं ये कहां से आ रही है। हमें तो लगता है ये हमारी अपनी बातें हैं, ये तो हमारे लिए फन है। ये तो मैंने केवल 2 श्लोक सुना है। मनुस्मृति में ऐसे ना जाने कितने श्लोक हैं जो एक डरे हुए कायर और बुज़दिल पुरुष की आवाज बनकर बाहर आते हैं, जो महिलाओं पर नियंत्रण और बेड़ियां डालने की बात करते हैं। मैं उपनिषदों का अध्ययन करता हूं, वेदांत का अध्ययन करता हूं, और उपनिषदों ने जो बात कह दी है उससे ऊंची और खूबसूरत आपको कहीं और मिलेगी ही नहीं। उपनिषद लिंग भेद से ऊपर उठकर चेतना की बात करते हैं, और जहां बात चेतना की होती है वहां स्वभावतः स्त्री पुरुष भेद अपने आप मिट जाएंगे, और जब भेद मिटेंगे तो नियंत्रण और शोषण जैसी बातों का कोई अर्थ भी नहीं रह जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद। अर्थ मैं ब्रह्म, अर्थात मनुष्य की वास्तविक पहचान शरीर या लिंग नहीं बल्कि ब्रह्म स्वरूप चेतना है। छांदोग्य उपनिषद से आता है तत्त्वमसि, यानी तू वही है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप वही चेतना है जो समस्त अस्तित्व का आधार है। अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब ये आत्मा ही ब्रह्म है। यहाँ आत्मा को शरीर से अलग और सार्वभौमिक चेतना के रूप में बताया गया है। मुझे ये उपनिषद पढ़ाते हैं आचार्य प्रशांत। वर्तमान समय में इन ग्रंथों का असली, सटीक और सबसे साफ सुथरा और तार्किक अर्थ कोई अगर बता रहा है तो वो आचार्य प्रशांत जी ही है, जो अद्वैत वेदांत की शिक्षा को जन जन तक ले जा रहे हैं। डीप फेक जैसे मुद्दे पर उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी एक अद्भुत चीज है, लेकिन ये मानव जाति की अंतर्दृष्टि को प्रकाशित नहीं कर सकती। आपके पास बेहतरीन तकनीक हो सकती है, लेकिन उसका उपयोग केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा। अधिक शक्तिशाली तकनीक उन लोगों के हाथों में पड़ जाना जिन्हें इसका सही उपयोग करना नहीं आता, वास्तव में ऐसी सक्षम तकनीक न होने से कहीं अधिक खतरनाक है। डीप फेक की समस्या एआई की समस्या नहीं है, बल्कि उस केंद्र की समस्या है जो स्त्री को चेतना नहीं केवल शरीर के रूप में देखती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या समझ है, क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।